नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आप लोग के लिए लगातार सोशल साइंस मतलब सामाजिक विज्ञान का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव प्रश्न दे रहे हैं। बिल्कुल 5 प्रश्न आप लोग को डेली देखने को मिलता है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो भाई अभी से आप अपना पढ़ाई कर दो जारी और इतना मेहनत करो कि टॉप आओ और अच्छे मार्क्स लाओ। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग 5 प्रश्न करने वाले हैं और भी टॉप अप जो कि हर बार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आज का जो हमारे पास है, मेजनी कौन था। तो भाई आप लोग गैस पेपर उल्टा के देख लेना, क्वेश्चन बैंक उल्टा के देख लेना, प्रीवियस जो क्वेश्चन है उसको उल्टा के देख लेना, इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव मिल जाएगा। ठीक है, इसमें ये 100% है जो पूछा जाता है। मेजनी कौन था, तो आंसर करेंगे मेजनी एक साहित्यकार, विचारों का योग्य सेनापति था जिसने 1831 में यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की, जो आगे चलकर इटली के एकीकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मेजनी कौन था, आप लोग आंसर करेंगे मेजनी एक साहित्यकार, विचारों का योग्य सेनापति था और जिसने 1831 में यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की, जो आगे चलकर इटली के एकीकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला प्रश्न हमारे पास है दूसरा नंबर, और दूसरा नंबर तक कतई जहर है प्रश्न, कतई जहर प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न तो भाई 100% पूछा जाएगा बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, ये VVI कर देते हैं, फिर से VVI कर रहे हैं बाबू, आपके बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न आना तय है। देख लीजिए, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा 10th का पढ़ाई आप लोग को फ्री करेंगे, फ्री आप लोग को PDF भी देंगे फ्री में। ठीक है, टेंशन मत लेना मेरे भाई। ठीक है, बस यहाँ पे आप बने जाओ। अब देखो यहाँ पे जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका था। आंसर करेंगे जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका था। आंसर क्या करना है आप लोग को, 1806 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन क्षेत्र को जीतकर जर्मन राष्ट्र संघ का गठन किया। ठीक है, जिसने जर्मनी में एकीकरण के लिए राष्ट्रवाद की भावना का उदय किया। ठीक है, किंतु दक्षिणी जर्मन के लोग इसका विरोध कर रहे थे, जिसे ऑस्ट्रिया और फ्रांस ने मिलकर दबा दिया। बोला तू कहाँ जाएगा बेटा, दबा दिया उनको। ठीक है, और कूटनीति के द्वारा बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण हो गया। इस प्रकार जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर से समझेंगे, एक बार और बोलेंगे, ध्यान देंगे आप लोग कांस्टेंट होके, माथा को यहाँ लाएंगे, दिमाग को यहाँ लाना है भाई। 1806 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन क्षेत्रों को जीतकर रायमन संघ का गठन किया, जिसे जर्मन के एकीकरण के लिए राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ। किंतु दक्षिण जर्मन के लोग बड़ा बेकार आदमी था, उसका विरोध करने लगा, जिसे ऑस्ट्रिया और फ्रांस ने मिलकर दबा दिया और कूटनीति के द्वारा बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण हो गया। इसी प्रकार से जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही। अगला प्रश्न और भी जहर है, और भी जहर है। देखो भाई अगला प्रश्न तीसरा नंबर, देखो ये प्रश्न भी टॉप अप प्रश्न में माना जाता है। ठीक है भाई, देख लो, खूनी रविवार क्या है। खूनी रविवार क्या है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। खूनी रविवार, ब्लड संडे भी बोलेंगे सर, चले कोई बच्चा बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे देखो खूनी रविवार क्या है, तो 9 जनवरी 1905 ईस्वी की 9 जनवरी 1905 ईस्वी को रूस की जनता एक प्रार्थना पत्र लेकर जार के महल की ओर जा रहा था, जिसे जार की सेनाओं ने उन्हें अपना विरोधी समझकर उन पर जो है गोलियां बरसा दी, जिसे हजारों मजदूर मर गए और हजारों मजदूर घायल हो गया। यह घटना रविवार को हुआ था, जिसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। नहीं समझ में आया, जो यहाँ जो 9 जनवरी को, पहला बात आप लोग को याद रखना है कब हुआ था घटना, 9 जनवरी 1905 ईस्वी को हुआ था। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। कौन था खूनी रविवार, किसके कारण हुआ, तो किस पे गोली बरसाया गया, तो रूस के जनता पे। ठीक है, और रूस का जनता के साथ जो है कुछ
अजब गजब हुआ था। ठीक है, अजब गजब मैं उसको डिटेल से जब पढ़ेंगे तब बताऊंगा। रूस की जनता के साथ कुछ हुआ था, जो एक प्रार्थना पत्र लेकर दूसरे जगह जा रहा था, कि प्रार्थना पत्र में था कि मुझे ये चाहिए। अभी भी देखो भाई, कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको आवेदन लिख के डीएम ऑफिस, जो भी ऑफिस वगैरह सब है वहाँ पे जमा करते हैं। 10 गो जाके मिल के वहाँ पे हम लोग ये चीज़ करते हैं। तो उसी प्रकार से रूस का जो जनता था वो जार के महल की ओर जा रहा था, जिसे रूस के जार के जो सेना था उसे अपना विरोधी समझ लिया। सोचा कि आ रहा हमको मारने पीटने, और उन पर उसने क्या क्या बुर्बक ने गोली बरसा दिया। ठीक है, गोली बरसा दिया, जिसमें हजारों मजदूर मर गए, और हजारों घायल हो गए। इस दिन जो था, उस दिन था रविवार, और वो 9 जनवरी था, 9 जनवरी 1905 रविवार दिन, जिसे रविवार के नाम से जाना जाता है, खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। क्लियर हुआ? कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये तीसरा प्रश्न था। चौथा प्रश्न देखिए, जहर प्रश्न है। ठीक है, एकदम झकास प्रश्न जिसे बोला जाए। चलिए देखिए, चौथा प्रश्न है, कार्ल मार्क्स के जीवनी के सिद्धांतों को लिखो। बाबू ये प्रश्न आपको 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में पूछा जाएगा, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले कार्ल मार्क्स के जीवनी के सिद्धांतों को लिखने के लिए बोले तो आप पहले कार्ल मार्क्स के बारे में लिखेंगे। कार्ल मार्क्स का जन्म याद रखना है 1818 में। 1818 में रायमन प्रांत के मेघुआ शहर में हुआ था। नहीं समझे? फिर से समझिए, कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 ईस्वी में हुआ था। रायमन, जो जर्मन के रायमन प्रांत के मेघुआ शहर में हुआ था। उन्होंने रूस और मॉन्टेस्क्यू का गहरा अध्ययन किया था, जिसके कारण रूस में राजनीतिक और सामाजिक को सुधारने की ओर से अग्रसर हुआ। उन्हें 1868 में दास कैपिटल नामक पुस्तक का रचना किया था। देखिए बबुआ, 1868 में उसने दास कैपिटल, ये प्रश्न पूछा गया, दास कैपिटल पुस्तक की रचना किसने किया था? बीपी में भी पूछा गया था, बिहार पुलिस वाला में, और फॉरेस्टर गार्ड में भी पूछा गया था। और अधिकतर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये प्रश्न पूछा ही जाता है कि भाई दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? याद रखेंगे बाबू, कार्ल मार्क्स ने किया था। ठीक है, और उसका जन्म कब हुआ था? 1818 में। और दास कैपिटल नामक पुस्तक का रचना कब हुआ था? 1868 ईस्वी में। जिसका प्रमुख जो सिद्धांत था निम्नलिखित है: द्वैधात्मक भौतिक का सिद्धांत, वर्ग विहीन राज्य विहीन का सिद्धांत, और वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। चौथा दिया था अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। ठीक है, ये सारा था। तो ये तीनों चारों को जो यदि हम लोग डिटेल से पढ़ें तो और भी ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन इतना ही काफ़ी है इंपॉर्टेंट के लिए। अगला प्रश्न हमारे पास आते हैं 5वां नंबर, और जो कि बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरे भाई। तो आगे भी देखो, यदि मैं 6ठे प्रश्न की दिखाऊं तो और कहेंगे सर ये तो और भी जहर वाला प्रश्न है कि लेनिन की नई आर्थिक नीति क्या थी, लेकिन अभी नहीं, एक हम बता देंगे, टेंशन नहीं लेना है। यहाँ आप देखिए, हिंद चीन का क्या अर्थ होता है? हिंद चीन का अर्थ क्या होता है? तो वियतनाम, कंबोडिया और लाओस संयुक्त रूप को हिंद चीन कहा जाता है। ठीक है, वियतनाम, कंबोडिया और लाओस तीनों को एक संयुक्त रूप को हिंद चीन कहा जाता है, क्योंकि वियतनाम और लाओस पर चीन पर आधिपत्य था, और कंबोडिया जो था, कंबोडिया भारत के प्रभाव में था, हम लोग के प्रभाव में था। कौन? कंबोडिया। ठीक है, आइए, हिंद चीन का अर्थ क्या होगा लिखेंगे? वियतनाम, कंबोडिया और लाओस के संयुक्त रूप को ही हिंद चीन कहा जाता है। ठीक है, आइए एक प्रश्न आप लोग के लिए मैं दे ही देता हूं, जो है 6ठे नंबर प्रश्न, और ये बहुत ही ज़्यादा जहर प्रश्न है भाई। ये VVI है, VVI ऊपर वाला भी VVI था, मैंने बता दिया। अब देख लो, लेनिन की नई आर्थिक नीति क्या है, पूछा गया है, देख लेना, क्वेश्चन बैंक उल्टाना जरूर देखना। रूस की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए 1921 में लेनिन ने नई आर्थिक नीति अपनाई, जिसके अनुसार लोगों को सीमित संपत्ति रखने की छूट दी गई। मतलब वो अपना सीमित संपत्ति रखने की छूट दी गई। रेलवे तथा बैंकों को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। रेलवे जो था उसको राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, बहुत अच्छी चीज़ किया था ना। और क्या कहते हैं, बैंक को भी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। चर्च की संपत्ति जब्त कर ली गई, जिससे उद्योग में वस्तुओं का उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुआ। चर्च जो होते हैं, जैसे हम लोग के लिए
मंदिर होता है, किसी के लिए मुस्लिम के लिए मस्जिद होता है, उसी तरह एक वो मुझे पता नहीं कौन सा कास्ट होते नहीं होते हैं उतना जानकारी, लेकिन उन लोगों के लिए चर्च होता है। शायद मैं उस चीज़ को भूल रहा हूँ फिलहाल। ईसा मसीह वगैरह के लिए चर्च होता है, शायद क्या है वो आप कमेंट करके बता देना। जिसे रूस की स्थिति काफ़ी मजबूत हो गई। लेनिन जो थी वो नई आर्थिक नीति में ये क्या था, रूस को अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए लेनिन ने नई आर्थिक नीति अपनाई, जिसके अनुसार लोगों को सीमित संपत्ति रखने की छूट दी गई तथा रेलवे और बैंकों को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। चर्च की संपत्ति जब्त कर ली गई, जिससे उद्योगों में वस्तुओं का उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई, जिससे रूस की स्थिति में काफ़ी मजबूती हो गई। तो भाई साहब आज तो मैंने 5 क्वेश्चन बोल के 6 क्वेश्चन बता दिया। तो आप भी वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और हाँ चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल करना। इसी तरह का वीडियो आप लोग को समय पे मिलता रहेगा। मिलते एक नए वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।